जैसे बच्चे आ रहे हैं तो मुझे बताएं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, तो रिव्यू करें विंड एनर्जी से रिलेटेड। चलें, कौन बताएगा? मिस आफिया चलें, आप बताएं आपको क्या समझ आया अभी तक की जो विंड एनर्जी की क्लास है। सर जो लेक्चर अपलोड हुए थे उसके अंदर आपने विंड एनर्जी की हिस्ट्री बताई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बताए थे विंड टर्बाइंस, और उनकी वर्किंग के बारे में थोड़ा बताया था, और आपने डाटा बताया था इसमें हमने यूरोपियन कंट्रीज का। पावर कैलकुलेशन की थी एनर्जी की। उसमें कौन कौन से चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी? पावर किस किस टाइप की, किस किस लोकेशन के ऊपर? सर जो डेरिवेशन की थी, एक तो वो की थी पावर जो टर्बाइन की होगी, एक होगी इनपुट पावर, ठीक है, जी। दूसरा उसके अलावा? सर एक की थी कि जो उसकी एक टरबाइन की पावर की थी और एक विंड की थी, ये कितनी यूज हुई थी। नहीं, विंड क्या इनपुट पावर विंड की होगी। टरबाइन में कौन कौन से दो पावर्स हैं? किन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है टरबाइन के? जो फिजिक्स थी, ये कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो टरबाइन के ऊपर एग्जर्ट होती हैं? सर याद नहीं। कौन बताएगा मुझे? एक मिनट, उमर आप बताएं। सर एक्सियल फोर्स कोफिशिएंट हमने ड्राइव करके निकाला था। वो तो स्ट्रक्चर के ऊपर होगी ना, मैं एरोडायनेमिक फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। मुशाहिद आपकी जो है ना माइक की वजह से इको आ रही है, आप माइक अपना बंद रखें। दीप माइक बंद कर अपना। मुशाहिद रहो जी। उमर, कौन सी दो फोर्सेस ब्लेड के ऊपर अप्लाई आउट होती हैं विंड की वजह? एक तो लिफ्ट फोर्स होती है और ड्रैग फोर्स होती है, ठीक है? जी सर। फर्क बताएं लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स से। अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल है विंड टरबाइन का, उसमें क्या फ़र्क आ रहा था? अगर ड्रैग प्रिंसिपल के ऊपर विंड टरबाइन एक्ट कर रहा है तो उस वक्त हमारे पास क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? या अगर हमारे पास लिफ्ट फोर्स के तौर पे अगर काम कर रहा है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, फहद इम्तियाज, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है? फहद? सर इसकी ये जो आपने पूछा था वो ड्रैग प्रिंसिपल, वो उसकी विंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसे अपलिफ्ट करता है। जी सर। अच्छा, मुझे बताएं एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? अगर ड्रैग प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है विंड टरबाइन या लिफ्ट प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है? कंफर्म तो नहीं हो सकता, ड्रैग फोर्स पे शायद। ड्रैग पे कितनी आती है? सर विंड की तो ज़्यादा, तो एफिशिएंसी ज़्यादा तो नहीं होती, वैसे कम ही होती है, मिनिमम होती है। अगेन रिलेटिवली डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बिटवीन लिफ्ट फोर्स बेस पे और ड्रैग फोर्स के ऊपर। तो इन दोनों में किसकी ज़्यादा है? आपने कहा ड्रैग बेस पे, तो ड्रैग बेस पे कितनी एफिशिएंसी है? सर इसकी ये पता नहीं कितनी होगी। सबसे पहले तो जो लिफ्ट फोर्स प्रिंसिपल होता है उस पे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो हमने डेरिवेशन की थी बेल्ट्स लिमिट के मुताबिक, उसमें 60% आती है। और अगर ड्रैग फोर्स की जो डेरिवेशन करवाई थी उसके तहत जो आपके पास जो एफिशिएंसी आती है, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी मैक्सिमम, वो तकरीबन 15% के करीब है, ठीक है? चलें, अच्छा, ये जो जितनी भी हमने डेरिवेशन परफॉर्म की थी वो उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि जो हमारे पास जो इनपुट पावर है विंड की, उसमें हमने दो चीज़ें इसमें अज्यूम की थी। चले वो बाद में बताता हूँ, पहले मुझे बताएं इक्वेशन क्या होती है विंड पावर की, जो इनपुट पावर कैलकुलेट करने की? सर रो डेंसिटी एरिया इनटू हाफ और वॉल्यूम का वो वेलोसिटी ऑफ विंड का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे जो रो है, जो डेंसिटी ऑफ द एयर डेंसिटी है, वो हमने अज्यूम की थी अभी तक जो कैलकुलेशन 1.225 जी 1.225 थी। इस पे हमने अज्यूम की थी ये कांस्टेंट है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि
टेम्परेचर की वजह से, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, एल्टीट्यूड, ठीक है, और बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डेंसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट, मतलब वो 1.225 नहीं होती, ठीक है। आज हम इसी चीज़ को एड्रेस करेंगे। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि थी कि विंड की जो स्पीड है, जो इसका यू क्यूब, जो उसके जो रिलेशनशिप है, हमने ये कहा था कि जो विंड अपने मुताबिक जो भी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी या डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल के मुताबिक है, कि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड है या 3 मीटर पर सेकंड है। इसको अब हम थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे कि अगर, मतलब जो विंड की जो वेरिएशन है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर वो सिटी के ऊपर है, हम प्रोफाइल अगर मेजरमेंट कर रहे हैं या विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से विंड की प्रोफाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके एल्टीट्यूड की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि जो इनपुट पावर है, जो हमने जो इक्वेशन ड्राइव किया है, तकरीबन आइडियल इक्वेशन थी, हाफ रो ए क्यूब वेलोसिटी का क्यूब। तो इस पे हमारे पास जो इनपुट पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें चेंजेस क्या आती हैं, ठीक है। चलें, तो अगेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। वर्ल्ड विंड एनर्जी का ग्लोबल इफेक्ट किस तरीके से, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ल्ड की जो विंड एनर्जी है वो किन किन चीज़ों से वेरी करती है और उसका क्या इफेक्ट आता है, कौन सी चीज़ें जो है विंड की स्पीड को अफेक्ट करती हैं। सो हेयर जो पहले स्टार्ट की है बात, विंड टर्बाइन ओनली ऑपरेट्स वेयर एंड व्हेन इट इज़ विंडी। तो इसका मेन इशू हमारे पास यही है कि हमने उस जगह को विंड टर्बाइन, या हमारे पास जो सूटेबल साइट है वो वो है जहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस के एयर इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर रेडिएशन अगर एयर के ऊपर इम्पोज होंगी तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज नॉट हीटेड until the radiation is observed in the ground and the ground heats the air above। तो बेसिकली जो हवा गर्म होती है वो बेसिकली आपकी ज़मीन की वजह से वो गर्म होती है, और इसी तरीके से जब हवा गर्म होगी तो वो लाइटर होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, एंड देन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड। सो द हीटेड एयर नियर द ग्राउंड एक्सपेंड्स, वो एक्सपेंड हो जाती है, बिकम लेस डेंस एंड राइजेस थ्रू द कोल्डर एयर अबव। तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी हायर एल्टीट्यूड के ऊपर। सेकंड, इसमें एक चीज़ है कि आपके पास डिपेंड करता है कि अर्थ के इक्वेटर के ऊपर के अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है उसमें, कि कुछ एरिया में ज़्यादा हीट है एज कम्पेयर टू नॉर्थ और साउथ पोल। फॉर एग्जांपल हेयर यहाँ डिफाइन किया गया, द हीटिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द इक्वेटर एंड विंड स्पीड वेरिएशन अकर ड्यू टू 3 मेन इफेक्ट। तो यहाँ पे ये बात किया कि जब जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर डेवलप होता है कोल्ड एरिया का विद रिस्पेक्ट टू हॉट एरिया, तो जो विंड है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो विंड की वेरिएशन को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है अफेक्ट्स ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि सोलर रेडिएटेड हीट लैंड्स क्विकली बट ओशियन स्लोली। तो जो ज़मीन है वो आपके पास जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू द ओशियन, लेकिन होता यह है कि जो थर्मल कैपेसिटी है ओशियन की नियर सरफेस लेवल वो लार्ज है। तो उससे ये होता है कि क्योंकि आपका जो ज़्यादातर जो अर्थ का एरिया है वो कवर्ड बाय ओशियन है, ठीक है, लैंड से उसका जो कवर्ड एरिया वो कम है। तो अल्टीमेटली जो मेन इफेक्ट आता है वो ओशियन की वजह से जो वेपोरेशन होती है, वाटर वेपोरेशन, और वहाँ से जो हीट डेवलप होती है, तो उसकी वजह से विंड में वेरिएशन पैदा होती है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि रिलेटिव इफेक्ट्स आर सीजनल एज सोलर इंक्लिनेशन एंड अदर इफेक्ट्स चेंजेस थ्रू द ईयर। तो इसमें हमने जो वेरिएशन देखनी होती है विंड में कि सीजन टू सीजन कितना वेरी करता है, समर है, विंटर है या स्प्रिंग है, उसके मुताबिक। तो उसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे जो विंड की डायरेक्शन है वो कैसे चेंज हो जाती है और उसके प्रोफाइल पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जो सेकंड इफेक्ट है जो विंड की वेरिएशन के ऊपर आता है वो है लैंड शेप। जो जो आपकी जो ज़मीन के जो डिफरेंट हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसके जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेरिएशन आती है ज़मीन में या अर्थ की जो लैंड के ऊपर है, तो वो भी आपके जो विंड के अंदर वेरिएशन क्रिएट करते हैं। सो
हेयर यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया इसी चीज़ को, द कॉम्प्लेक्स टेरेन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स डिफ्लेक्ट एंड कंसंट्रेट एयर मूवमेंट। तो यहाँ पे हिल और माउंटेन की वजह से आपके पास जो एयर की मूवमेंट है वो कंसंट्रेट भी होती है एक सिंगल फोकल पॉइंट के ऊपर, और वहाँ से उनसे डिफ्रेक्ट भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वैली में अगर खड़े होंगे दो माउंटेन के दरमियान पे, तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड फील होगी कि यहाँ पे एयर की मूवमेंट ज़्यादा है। ठीक है, सो हेयर नेक्स्ट पॉइंट हेयर विद सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द विंड। ठीक है, डेली वेरिएशन ऑफ सच विंड्स अकर्स ड्यू टू अनइवन सोलर ऑब्जॉर्प्शन एंड हाइट डिफरेंस एंड विद कंसंट्रेटेड एज इन वैली, जो वही बात मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पे यही कि डिफरेंट जो इम्पैक्ट आता है हीट का कुछ एरिया में जहाँ पे जितना हाइट पे चल जाए माउंटेन की हाइट पे, तो वहाँ आपको टेम्परेचर कम भी होगा तो फिर भी आपको हीट, अगर सन नज़र आएगा तो उसमें आपको पास हीट ज़्यादा आप उसको फील करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को। ठीक है, तो इसी अनइवन डिफरेंस जो है, जो अनइवन सोलर ऑब्जॉर्प्शन है या इसकी जाकर इंक्लिनेशन है, उसकी वजह से विंड आल्सो वेरी करती है। जो थर्ड पॉइंट है इफेक्ट्स बाय सीजन एंड टाइम, अगेन वही बात बता दी कि इसमें जो आपने ना सिर्फ सीजन टू सीजन देखना है, आपने डे टू नाइट भी चेक करना है। अगर रात के वक्त आपके पास गर्मी कम है, दिन के वक्त ज़्यादा है, तो उसकी वजह से विंड की वेरिएशन पे इफेक्ट आएगा। तो वही यहाँ जो चंद पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन द ग्रेट majority of location, average wind speed and direction depends on the season in the year, and in many locations on the time of the day. Meteorological services know these facts well and can make reasonably reliable forecast. तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास ये है कि हमने फोरकास्ट करनी है कि अगले सीजन के लिए, अगले नेक्स्ट आवर के लिए या मंथली बेसिस कि हमारे पास विंड की वेरिएशन क्या होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्यूरेट आपकी फोरकास्ट होगी उतनी ज़्यादा आप एनर्जी जो उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आपके लिए ऊपर रिलायबल होगी, और आप उसके मुताबिक कोई भी विंड फार्म जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इसमें ये होता है कि हम जो भी लिटरेचर है या यूँ कह लें कि जो स्टडी प्लानिंग आपने परफॉर्म करनी होती है, तो उसमें लोग जो ईयरली बेसिस का जो डिफरेंस आता है विंड की वेरिएशन के ऊपर, उसको कंसीडर नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दे एज्यूम दैट अगर एक साल की जो विंड की वेरिएशन है वो नेक्स्ट साल में भी मोर और लेस ऐसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड्स में, मतलब आगे की 3-4 स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि जो विंड की वेरिएशन है ओवर द एवरेज ऑफ 5 ईयर के मुताबिक आप इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड देन यू फोरकास्ट इट फॉर नेक्स्ट 100 ईयर, और यू कैन कीप द रिकॉर्ड कि आपके पास जो भी मेटोलॉजिक्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको रिकॉर्ड रखती हैं, वो अपने पिछले 100 साल या 50 साल जो विंड की वेरिएशन है उसको भी स्टोर करती हैं ताकि वो स्टडी में काम आ सके। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। हाउएवर देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट ignorance about predicting variation from year to year, from which the wind power can cause significant variation affecting the economics of installation. तो जाहिर सी बात है, अगर जितनी आपके पास एरर होगा फोरकास्ट में, वही आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन में आपके पास एरर आएगा, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द हीट ऑन द अर्थ इज इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे वही बात की है कि जो अर्थ के ऊपर जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो है स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, मोर रेडिएशन एट द इक्वेटर। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि अनइक्वल थर्मल कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड, डिफरेंट बिटवीन अर्थ एंड सी। तो यहाँ पे जो थर्मल कैपेसिटी से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो अर्थ में कितनी कैपेबिलिटी है उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए या उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो कितनी गर्म होती है। उसके बाद है टोपोग्राफी, जिसमें यह चीज़ आई थी कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, मतलब हायर एल्टीट्यूड की तरफ चलते जाएं तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंड अगेन जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन अर्थ डे टाइम पे डिपेंड करती है, नाइट में है या दिन के वक्त है। वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि विच इज़ इन्फ्लुएंस बाय द क्लाउड्स, कि किस बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर डेजर्ट्स है वहाँ पे आपके पास हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर है। सेकंड आपके पास क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। सो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर भी आपको
कंसिडर करनी है इस केस में। सो फ्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट है कि एयर विद हायर टेम्परेचर इज लाइटर, ठीक है, देन कूल एयर एंड इंक्रीज विद देयर एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, उसका जो क्या कह सकते हैं, एयर विद टेम्परेचर, उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो जो है ठंडा होगा, और लाइटर जो हायर टेम्परेचर होगा वो एट द बॉटम होगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वार्म एयर इज हायर देन द वॉल्यूम ऑफ कूल एयर। ऑब्वियसली हमने वॉल्यूम से मैटर हमने जो कैलकुलेट किया था मास फ्लो रेट, वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर वार्म एयर फ्लो हो रही होगी तो उसके जो है वॉल्यूम उसमें थोड़ा हायर होगा, मतलब उसमें एक्सपेंड हुई होगी, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो एरिया भी वो कितना ले रहा है। देन द वॉल्यूम ऑफ कूल एयर, ठीक है। हायर वॉल्यूम ऑफ एयर इम्प्लीमेंट लोअर प्रेशर। अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर वॉल्यूम हायर होगा उस केस में ये होगा कि आपका जो प्रेशर होगा वो लोअर डेवलप होगा। सो केस बाय डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन अ लार्ज एयर, अगर हम इसको फोकस करें किसी एक खास एरिया के ऊपर, तो वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। यही चीज़ें जो हैं, जो 3-4 बातें ऊपर डिफाइन की है कि वॉल्यूम के डिफरेंट होने की वजह से टेम्परेचर की लाइट या मतलब कह सकते हैं गर्म या ठंडे होने की वजह से एयर में उसमें वेरिएशन पैदा होती है, ठीक है। द बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर मासेस। चले, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो उसकी जो एयर डेंसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, मतलब कौन कौन चीज़ें हैं उसको अफेक्ट करती हैं, वो तो हमने देख ली। उसके अलावा हम कौन से मेथड हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं एयर डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी मेरे सामने इमरान। बातें समझ आई हैं अभी तक जो बताया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, अच्छा, अगेन वही बात रिपीट की है, द हैवियर द एयर द मोर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द टरबाइन। तो हमें हैवी एयर चाहिए, इसका मतलब हम जितने हायर एल्टीट्यूड का विंड टरबाइन डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा हम उससे उसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 15 डिग्री सेल्सियस आपके पास जो एयर डेंसिटी की जो वैल्यू निकलेगी वो 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, ठीक है। द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है आपके पास जो एयर डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। द एयर इज डेंसर व्हेन इट इज कोल्ड देन व्हेन इट्स वार्म, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एट हाई एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज लोअर एंड द एयर इज लेस डेंस। तो ये हमने चीज़ें पहले डिस्कस कर ली हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द एयर डेंसिटी। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास जो लोकेशन है वो सी लेवल के ऊपर है और हमारे पास अगर मॉडरेट क्लाइमेट है, तो हम जो एयर डेंसिटी की जो वैल्यू है वो अज्यूम करेंगे 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 कंसिडर होगा। इसके बाद मेथड नंबर 2, उसमें ये होगा कि हमने कंसिडर करना है कि हमारे एल्टीट्यूड कितना हायर है फ्रॉम द सी लेवल। अगर हम ये देखना चाहते हैं हाइट की कंसिडरेशन करना चाहते हैं अपनी डेंसिटी के अंदर, तो उसमें ये मेथड अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है, इफ द साइट इज मच अबव सी लेवल और द कैलकुलेशन मस्ट बी मोर प्रिसाइज, द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर द एलिवेशन चेंजेस। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो हमारे पास बेस पावर है, सॉरी बेस डेंसिटी है विच इज 1.225 माइनस 1.194 into 10 to the power minus 4 multiply by the z. So z here is the elevation above sea level. ओके, सो अगर बेसिक इसमें आप इस इक्वेशन को इस पर्पस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर आप सी लेवल के ऊपर ही विंड टरबाइन इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन आपके विंड टरबाइन की हाइट अबाउट 200 मीटर है, तो 200 मीटर इज considerable if you want to consider that, and if you want more precise result, so you can use this formula to calculate the air density at 200 meter. लेकिन डिपेंड करता है ये कितनी वेरिएशन इसमें आएगी, ठीक है, कितनी डेंसिटी चेंज होगी। सो
It's again depend how much precision or accuracy you need it. अच्छा, जो मेथड 3 है उसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एल्टीट्यूड गिवन नहीं है बट यू हैव अदर पैरामीटर्स सच एज एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस टू थिंग्स आर नोन, तो उसके तहत भी आप जो एयर डेंसिटी है कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर. सो इफ द साइट हैज अ लेस टेम्परेचर, क्लाइमेट टेम्परेचर, ठीक है, आइदर क्वाइट हॉट और क्वाइट कोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बेसिकली इन एवरेज बात की जाती है. द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन मच बेटर वैल्यू फॉर एयर डेंसिटी. तो फार्मूला उसमें क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय द गैस कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसका यूनिट केल्विन है और जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 287 जूल्स पर किलोग्राम एंड इनटू केल्विन है, ठीक है, के फॉर केल्विन टेम्परेचर. और प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं इन पास्कल विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं. चले, जो हमारे पास मेथड नंबर 4 है उसमें क्या है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर गिवन नहीं है, so the following expression is applicable if air pressure data for the site is unobtainable. तो उसमें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड गिवन है, हाइट आपको मालूम है लेकिन प्रेशर गिवन नहीं है, देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला. यहाँ पे पी नोट की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसकी वैल्यू है 101.325 किलो पास्कल. अगेन जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. और जो गैस कांस्टेंट है दैट्स अगेन सेम 287 जूल्स पर किलोग्राम इनटू केल्विन. T is again air temperature in Kelvin and Z is the location elevation above sea level. ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई बात पूछनी है तो पूछें. चलें अभी एक्सरसाइज करें और मुझे बताएं कौन बताएगा इस वक्त. मुजीबुर रहमान, ठीक है, मुझे बताएं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या है. So the question number 1 is, if you are responsible for determining the annual average of wind power density for a potential wind farm to go offshore in the Gulf of Mexico, but weather data was scarce, which method for determination of the air density would you use to estimate the density and why? जी मुजीब, यस सर. इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? अच्छा सर, जी बताएं. हाँ जी अजीम आजिम, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए. आपके ख्याल में क्या हो यस सकता सर, है? इसमें सर मेथड बताना कौन सा लगेगा इसके अंदर. जी आप मुझे मेथड बताएं और वो क्यों लगेगा बताएं. सर ये ऑफशोर के लिए सर वो जो आपने बताया था कि वो एलिवेशंस वाला, सर मेथड 2 भी तो लग सकता है जेड वाला सर, उसकी एलिवेशन अबव सी लेवल. अच्छा, और इसके अलावा कौन सा लग सकता है? सर और ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह मेथड 3 भी लग सकता है सर. उसके अंदर टेम्परेचर भी सर आपने इसमें लिखा हुआ है क्योंकि चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या टेम्परेचर गिवन है? नो सर, ये बताया गया कि वो स्केयर है वेदर जो है. क्या यहाँ पे हाइट गिवन है? पहली बात ये है कि ना इसमें डाटा एक तो गिवन नहीं है, ठीक है. दूसरा सर. ये भी अजम्पशन की गई है कि ये सी लेवल है ना आपके पास. गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या है? सर सी लेवल वही. सी लेवल है ना, और वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है दैट इज आल्सो मॉडरेट सी लेवल, जो नॉर्मल जो है मैक्सिको वेदर. तो उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करें? मेथड नंबर 1 सर अप्लाई इसमें करें. 1.225 ही सेम रहेगा. जी इसमें मेथड नंबर 1 अप्लाई होगा, 1.225 इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. चले मुशाहिद राव, मुझे मेथड नंबर ये मतलब ये बताएं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपके पास, दे आर 2 वेदर स्टेशन, जो 2 स्टेशन है, स्टेशन ए एंड बी.
उसकी ये जो स्टेशन ए है उसकी हाइट है 110 मीटर अबव सी लेवल, और जो स्टेशन बी है उसकी है 1322 मीटर अबव सी लेवल। आपने कैलकुलेट करना है इफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट द सेम फॉर बोथ स्टेशंस, so what would be the ratio of station A air density to that of station B on average? और उसका सेकंड पार्ट है if both station have the same wind, what is the ratio in wind power density for these two station based on air density alone? तो मुझे बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुशाहिद। सर ये इसमें हमें हाइट गिवन है ना, एलिवेशन, जी मतलब मेथड 2 था, हमने उसके अंदर जेड की जो ये एलिवेशन पुट अप्लाई करनी करें थी, जी, फाइंड आउट करें। तो ये उस तरीके से होगा। ठीक है बताओ, ये दो जी वैल्यू सर, एक कैलकुलेट करके सेकंड। बताओ। नईम जो क्लास में एब्सेंट है उसके चैट में उन एब्सेंट लोगों के नाम लिख दो। सर जो प्रेजेंट है उनका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ ना आपको। एब्सेंट 16 बच्चे हम याद थोड़ी आएंगे सारे के सारे। चलो क्या ठीक है, बोलता है? स्क्रीनशॉट भेज दो। सर सेक्शन ए की रो डेंसिटी 1.211 आ रही है मेरी। और बी की मुझे रेशियो बताना है एट द एंड। बाकी लोग भी कैलकुलेट करें इस चीज को। जी मिस सामना आपको समझ आ रही है? सर रेशियो मेरा 1.13 आया है। आपका 1.13 आगे 4 डिजिट तक बताएं मुझे। 1.1348। चाहे 1.143 ठीक है, 1.1356 है, चलो ठीक है, डजंट मैटर। तो आपने कैलकुलेट करा डेंसिटी एट स्टेशन ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट स्टेशन बी। यहाँ पे हम फार्मूला Yes, कौन सा लगा रहे हैं मिस आफिया? सर क्या ये था? रो डेंसिटी वाला लगा रहा है, इट्स हाँ, इक्वल 1 टू पॉइंट क्या फैक्टर था? 1.225 10 टू द पावर माइनस सर 4। मेथड 2 आगे क्या है? Method two. 1.225 1.1 माइनस 64 94 एक्सपोनेंट माइनस 4, 94 एक्सपोनेंट माइनस 4। इनटू जेड, ठीक है जी सर। ओके। दोनों तरफ यही लगेगा नीचे अपन, ठीक है। ओके तो ये तो हमने रेशियो निकाल लिया। ये बेसिकली कंपैरिजन के तौर पे हमारे काम आएगा कि हमने ये देखना है कि हमारे पास डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने का फ़ायदा ये है कि आप एनर्जी को ज़्यादा उसको में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, डेंसिटी हमारे पास किस लोकेशन के ऊपर ज़्यादा है? स्टेशन ए के ऊपर सर ज़्यादा है, ए के ऊपर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करें, इसका विंड पावर डेंसिटी निकालनी है। इसका फार्मूला क्या है? सर वो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 वाला लगेगा ना, एरिया रो डेंसिटी और वो वेलोसिटी ऑफ विंड विंड का पावर जो डेंसिटी, प्रेशर कहाँ से आ गया? ये मैंने पावर। सर डेरिवेशन करवाई है शुरू में, कल जी ऑन सर, कैंपस क्लास जो थी। सर हाफ रो v का क्यूब। हाफ रो तो रो और वी का क्यूब। v का क्यूब सर। हमें रेशियो चाहिए अगेन, ठीक है। स्टेशन ए डिवाइडेड बाय स्टेशन बी, और नीचे क्या आएगा? सर ये एरिया के लिए थी, एरिया भी था। एरिया नहीं आएगा ना। यस सर, डेंसिटी, डेंसिटी पावर, विंड पावर सही है। डेंसिटी WPD किसे कहते हैं? पावर डिवाइडेड बाय सही है एरिया सर, होता है ना, सही है ये सर, पूरा, सही ठीक है। सही है सर। तो अब ये देखें हाफ इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों के इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? इफ
द बोथ स्टेशन हैव द सेम विंड, तो यानी कि विंड भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रेशियो क्या बनेगा दोनों का? इसका आंसर क्या है? सेम सर रेशियो 1.1, वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा 1.1365। 48। यस चलिए आप 48 लिख दें, ठीक है, 48 आ जाएगा। ओके, बात समझ आ गई? यस चलें, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि फॉर स्टेशन बी, हम इस स्टेशन की बात कर रहे हैं, द वैल्यू फॉर डेली एवरेज प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब मसला पिछली एग्जांपल में हमने क्या दिया था, दो डिफरेंट लोकेशन की बात की थी कि उनकी हाइट अगर डिफरेंट है। अब हम बात कर रहे हैं सेम स्टेशन की, लेकिन हम यहाँ चेक करें कि वेदर के मतलब सीजन के लिहाज से हमारे पास कितनी पावर में वेरिएशन आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द एयर डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास डेली एवरेज प्रेशर और टेम्परेचर कितना आएगा, जो कोल्डेस्ट मंथ की बात अगर करें, जो ठंडा होगा, चाहे डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है, तो उसमें आपके पास प्रेशर कितना है गिवन 101.392 किलो पास्कल एंड द टेम्परेचर इज 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दोज फॉर द हॉटेस्ट मंथ, अगर गर्म होगा यानी समर की बात करें, तो उस सूरत में हमें जो प्रेशर है दैट वुड बी 101.935 किलो पास्कल एंड द टेम्परेचर वुड बी 32 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दो कंडीशन के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ द एयर डेंसिटी एंड द विंड पावर डेंसिटी, बेसिकली दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो ये बताएं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, विच मेथड शुड बी यूज्ड? सर मेथड 3 यूज होगा, वो जो हमने सर आया था मेथड 3 है वाइट सर। और हॉट के लिए मेथड यूज टी किया में था। क्या फार्मूला है? प्रेशर सर सर P डेंसिटी अपॉन इज इक्वल टू RT प्रेशर अपॉन R इनटू T। पी आर ऑन टू टी, ठीक है। T। इसके दो रेशियो निकालने, तो दोनों का प्रेशर ओवर आर इंटू टी आएगा। आर को कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो नॉर्मल इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर आप कोल्ड ऊपर ले रहे हैं, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉट ले रहे हैं, तो प्रेशर एट कोल्ड, टेम्परेचर एट हॉट इनटू प्रेशर एट हॉट कंडीशन, टेम्परेचर एट कोल्ड कंडीशन, ठीक है। इसमें वैल्यू इंसर्ट करो, आंसर बताएं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट वुड बी इन केल्विन, और प्रेशर तो ऑब्वियसली पास्कल में गिवन है। पास्कल। चले आंसर क्या है कैलकुलेट करें। जी बताएं, आंसर निकला? सर 1.073 आ रहा है। हाँ ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, समझ आ गई? किसी ने क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे तो बताएं। यस आंसर सर आएगा 1.0682 आ जाएगा, ठीक है, इससे करीब करीब जो भी आपके कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना वेरिएशन एयर डेंसिटी की कैलकुलेट कर सकते हैं।